गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर एनवायरमेंट स्टडी टीचिंग के अंतर्गत हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के तरीकों में या किस विधि से पद्धति से मूल्यांकन किया जाता है, उसमें हम सबसे पहला जो था हम वो देख चुके थे। मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत हम सबसे पहला हम देख चुके थे नक्शे बनाना। हम इसके पहले की वीडियो में नक्शे बनाना हम इसके बारे में देख चुके थे कि बालक की जो मूल्यांकन में है हम एक नक्शा बनाना और उसको समझना, पढ़ना और उसे समझने की योग्यताओं के विकास का मूल्यांकन हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो तरीका है वह है पेपर पेंसिल। पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट जो कि अमूमन विद्यालयों में उपयोग में लाया जाता है, यानी कि बालक को चित्र करा के, बालक को कोई कार्य करवाकर या प्रश्न पत्र के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। कई मूल्यांकन ये प्रश्न पत्र में कई निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, कई चित्र बनाने होते हैं, कई कोई प्रयोग की रूपरेखा को लिखना होता है, यानी कि इसमें बालक की लेखन क्षमता के आधार पर उसका जो मूल्यांकन किया जाता है पेपर पेंसिल टेस्ट, जिसमें कि अमूमन रूप से विद्यालयों में बालकों को एक जैसे हम अंतिम वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर पेंसिल टेस्ट से ही मूल्यांकन करते हैं। यानी कि मूल्यांकन के लिए जहां हम नक्शे का उपयोग करते हैं वहीं पर पेपर पेंसिल के माध्यम से यानी कि लिखित प्रक्रिया के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। लिखित प्रक्रिया के अंदर हम कोई निबंध लिखवा सकते हैं, कई कविता को लिखने के लिए कह सकते हैं, किसी अपने विचार को कागज पर लिखने को कह सकते हैं, कुछ प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नों में भी कभी निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं, कई लघुतरात्मक प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं, कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पेपर पेंसिल के माध्यम से बालक के विचारों को लिखित रूप में प्राप्त करने का की प्रक्रिया पेपर पेंसिल टेस्ट कहलाती है, जिससे बालक का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है चित्र बनाना और पढ़ना। चित्र बनाना व पढ़ना, ठीक है ना। चित्र बनाना और पढ़ना हमने नक्शे के अंदर भी एक इस चीज को समझा था कि चित्र और नक्शा दो अलग होता है। नक्शे में निश्चित पैमाना हर बालक का एक ही जैसा बनता है। जो जैसा पैमाना लिया जाएगा वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन स्थान में या किसी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन चित्र में बालक अपनी कल्पनाओं के आधार पर जैसा वो वस्तु को देखता है वैसा उस वस्तु को वो अपने कागज पर उतारता है, वैसा ड्रॉ करता है। फिर चित्र पढ़ना यानी कि बालक अब नक्शे के अंदर जो सटी चीजें वही पढ़ी जाती है। जहाँ पर राजस्थान है वहाँ राजस्थानी पढ़ेगा, जहाँ पर राजस्थान की राजधानी दिल्ली जयपुर लिखी हुई है वो जयपुर ही पढ़ेगा, भारत की राजधानी जहाँ दिल्ली लिखी है वहाँ दिल्ली ही पढ़ेगी। लेकिन चित्र के अंदर बालक की अपनी कल्पना के अनुसार वो उसको जैसी वस्तु दिखाई देती है वैसा वो उसके बारे में बोलेगा या लिखेगा या उसका ड्रॉ करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ग्लास रखी हुई है, अब उसको कहा जा रहा है कि जैसी दिख रही है वैसे बनाओ उसको, या बॉक्स रखा हुआ है मतलब ऐसा आयताकार डब्बा रखा हुआ है। अब बच्चे को कहा जाता है कि जैसा आपको डिब्बा दिख रहा है आप वैसा बनाइए। तो जो बच्चा जो छोटे भाग की तरफ है वो उसको छोटे भाग को ज्यादा हाईलाइट करके बनाएगा, जो बच्चा उसके लंबे भाग की तरफ है वो लंबे भाग को बनाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर बच्चे को जैसी चीज दिखाई दे रही वो वैसा ही बनाएगा।
और वैसा पढ़ेगा भी, क्योंकि वो उसी के अनुकूल कहेगा। कि वो बच्चा इधर इधर वाले बच्चे को वो आयताकार दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है तो वो वर्गाकार बोलेगा, और इधर वाले बच्चे को वो आयताकार दिख रहा है तो वो आयताकार बोलेगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर बच्चे के चित्र को बनाना, पढ़ना, चित्र को देखना और उसको पढ़ने की क्षमताओं का इसमें विकास का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि हर बालक की कल्पना शक्ति के अनुसार ही उसे वो चित्र के अंदर वस्तु नजर आती है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आकाश में बादल होते हैं, अब बादलों से कई आकृतियां बनती हैं। अब हर एक की अपनी कल्पना है, किसी को उसी आकृति में भगवान की मूर्ति नजर आती है, किसी को शेर नजर आता है, किसी को चिड़िया नजर आती है, किसी को राक्षस का मुंह नजर आता है, किसी को मनुष्य का मुंह नजर आता है। तो कहने का मतलब वो सबकी अपनी सोच के अनुसार जैसी उनकी कल्पना शक्ति है वो उसी दृष्टिकोण उसी अनुकूल उस चित्र को पढ़ पाते हैं। तो वही चीज है कि चित्र के कागज जैसा चित्र वो बनाना तो, और दूसरा चित्र को पढ़ने की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि चित्र बनाने में भी एक तरह से कहा जाए कि बालक की एकाग्रचित्ता, किसी वस्तु के ऊपर नियंत्रण और कल्पना शक्तियों का मूल्यांकन होता है। उसके बाद में आता है सर्वे। सर्वे विधि है ना, जिसके बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसकी पहले वाली यूनिट के अंदर कि सर्वे कैसे किया जाता है। कि जैसे कक्ष के में बच्चों को अलग अलग भागों में कुछ समूह में बांट दिया जाए। इस तरह जैसे हमने यह प्रयोग पढ़ा था कि एक गांव का हमें सर्वे करना है कि कितने लोग यहाँ रहते हैं और उनका व्यवसाय क्या है। तो उसके लिए हमने गांव बच्चों की टीम बनाई थी। हर मोहल्ले में कम से कम हर मोहल्ले की टीम होनी चाहिए और कम से कम 10 घरों तक बच्चे जाएं, ऐसी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ से निश्चित जो प्रश्न है उसके आधार पर वो जानकारी को जुटा कर लेकर आए। तो सर्वे मेथड यानी कि इसके माध्यम से किसी चीज को खोजना, पता करना, उसके बारे में आंकड़ों को संकलित करना, एकत्रित करके और उसके बारे में उनका विश्लेषण करना, उनको समझना, निष्कर्ष निकालना और एक निश्चित परिणाम को ढूंढ पाने की क्षमताओं का विकास होता है। तो सर्वे मेथड का प्रयोग करके आवश्यक नहीं कि बालक को विद्यालय से बाहर ही भेजा जाए। हो सकता है कि विद्यालय के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बालक को सर्वे मेथड के माध्यम से दे सकते हैं और बालक उनको ढूंढ कर, जैसे हमने कह दिया कि आप महाराणा प्रताप के जीवनी के बारे में लिख कर लाइए। अब निश्चित है कि आपको वो लाइब्रेरी में जाकर बैठकर देखना है, तो बहुत सारी किताबों से, अलग अलग किताबों से आप चीज ढूंढेंगे। तो ये भी एक तरीके से सर्वे हो सकता है कि आप अलग अलग किताबों से सर्वे करते हो। कभी अपने विद्यालय के किसी टीचर से पूछते हो, अपने प्रिंसिपल एचएम से पूछते हो। तो ये सारी चीजें उससे संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए एक तरह से सर्वे का उपयोग यहाँ पर भी एक प्रैक्टिस जिसको हम कह सकते हैं वो इस तरह से बालक को करे जा सकती है। सर्वे मेथड के माध्यम से बालक में किन के गुणों का, वस्तुओं को समझना, उनको खोजना, उनके बारे में सही सूचनाओं को एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना और फिर बाद में निश्चित परिणाम को जानने की क्षमताओं का जो है मूल्यांकन किया जाता है। फिर बाद में आता है परियोजना। परियोजना या प्रोजेक्ट, जो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रोजेक्ट देकर, जैसे मिट्टी के प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई मिट्टी मृदा कौन सी मिट्टी जो है वो पानी अधिक सोखती है, तो उस प्रोजेक्ट को बच्चों ने किया। ऐसे ही हम और भी कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिनके माध्यम से बालक उन सूचनाओं को एकत्रित करता है, प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद में जो उसके जो प्रयोग के दौरान जितनी भी सूचनाएं हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से वो संकलित करता है। उनको संकलित करने के बाद एक निष्कर्ष निकालता है और निश्चित परिणाम तक पहुंचता है। तो यहाँ पर भी किस तरह से विषय सामग्री को एकत्रित करना, प्रयोग से संबंधित सामग्री, प्रयोग क्या है, उससे संबंधित सामग्री क्या है, संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, उनको सुव्यवस्थित कैसे करना है, उनका प्रयोग उपयोग में कैसे लाना है, फिर बाद में उनका उपयोग के बाद में परिणामों को, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनको कैसे नोट करना है, उन रिजल्ट्स के आधार पर किस तरह से निष्कर्ष निकाला जाएगा और अंतिम परिणाम कैसे निकाला जाएगा, इसकी योग्यता और क्षमताओं को समझना, या कहना चाहिए कि
कोई कार्य को किस तरह से किया जाता है और उसको अंतिम लक्ष्य तक कैसे सफल हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में किस तरह से जानकारी बालक हासिल कर सकता है, इस प्रक्रिया यानी कि प्रोजेक्ट के माध्यम से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन पद्धति में जो है उनमें नक्शा बनाना, पेपर पेंसिल टेस्ट, चित्र बनाना और पढ़ना, सर्वे विधि और प्रयोजना विधि अमूमन मूल रूप से छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी आपको, और इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति या मूल्यांकन के तरीकों को साधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीकों को उदाहरण प्रस्तुत स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, घर से बाहर न निकलें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर अगर घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।